हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 4 बिजनेस सर्विसेज का, जिसमें हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें आज हम एक टाइप के बारे में पढ़ेंगे, वो है फायर इंश्योरेंस के बारे में। Fire insurance is a contract whereby the insurer, in concentration of the premium paid, undertake to make good any loss or damage caused by a fire during a specified period up to that amount specified in the policy. Fire insurance क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जहां पे इंश्योरर जो है, भाई जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक ए है और एक XYZ लिमिटेड कंपनी है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है? अश्योर्ड या इंश्योर्ड कह सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी क्या है? इंश्योरर, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है? प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को, डिपेंड करता है वो मंथली दे रहा है, एनुअली दे रहा है, हाफ ईयरली दे रहा है, क्वार्टरली दे रहा है, वो प्रीमियम पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरर कर रहा है कि जो इंश्योरर क्या कह रहा है कि जो प्रीमियम उसे मिल रहा है, ठीक है, किसकी तरफ से? अश्योर्ड की तरफ से जो प्रीमियम उसे मिल रहा है, तो कल को जाके जिस भी चीज का उसने इंश्योरेंस लिया है, फॉर से कि उसने गुड्स का, एक ए है जो है गुड्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसने अपने गुड्स अपने गोडाउन में रखे हुए, उनका इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो कल को अगर उनको कोई लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है फायर की वजह से, फायर की वजह से अगर कोई लॉस हो जाता है, तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी उसकी पेमेंट करेगी। अ क्लेम फॉर लॉस बाय फायर मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। यहाँ पे जो क्लेम अगर कर रहे हैं फायर की वजह से, अगर आग की वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है, और अब ए जाके क्लेम ले रहा है इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई मेरी जो है, मैंने गुड्स का इंश्योरेंस लिया हुआ था, फायर इंश्योरेंस, और मेरे गुड्स फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो मुझे मेरा पैसा दे दो, क्लेम कर रहा है पैसा। तो उसके दो रीजंस जो है, कंडीशंस उसकी होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। पहला, देयर मस्ट बी एक्चुअल लॉस, एक्चुअल में लॉस होना चाहिए। उसके गोडाउन में आग जरूर लगी थी, फायर हुआ था, बट कोई लॉस नहीं हुआ, तो एक्चुअल में लॉस होना चाहिए है, तब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। एंड द सेकंड इज फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉट इंटेंशनल, मतलब आग एक्सीडेंटली लगनी चाहिए है, नॉन इंटेंशनल होनी चाहिए, इंटेंशनली नहीं होनी चाहिए कि मतलब आपने फायर इंश्योरेंस लिया और जाके खुद के गोडाउन में जो है आग लगा दी। वो इंटेंशनली वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो एक्सीडेंटल या नॉन इंटेंशनल होना चाहिए है, तभी आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। मेन एलिमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मेन एलिमेंट्स क्या है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के? इन फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। जब वो फायर इंश्योरेंस ले रहा है, जब ए है जिन गुड्स के लिए वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसके गुड्स रखे हैं गोडाउन में जिनको रिस्क है भाई आग लगने से और से, तो उसने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, मतलब वो गुड्स उससे बिलोंग करने चाहिए हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। अब एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि भाई इंश्योरेंस के टाइम पे, लॉस के टाइम पे कैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब एग्जांपल ही ले लेते हैं कि ए है जो कि गुड्स प्रोड्यूस करता है, उसने अपने गुड्स प्रोड्यूस करके गोडाउन में रखे हुए हैं, ठीक है। अभी ये गुड्स इसके हैं, इसने इंश्योरेंस लिया है, ये गुड्स इसके हैं, इसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसका कहीं ना कहीं पैसा लगा हुआ है, फंड्स लगे हुए हैं इस गुड्स में, ठीक है। तो इसने इंश्योरेंस लिया है, तो मतलब टाइम ऑफ इंश्योरेंस पे उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। लेकिन कल को जाके आफ्टर 2 years, मतलब इतना तो गुड कोई रखता नहीं, यूजुअली जो सेल आउट करने के लिए होते हैं, तो ए ने समझ लो कुछ टाइम के बाद उन गुड्स को सेल कर दिया। किसको सेल कर दिया? एक सी था जिसको उसके गुड्स खरीदने थे, उसने उसके सारे के सारे गुड्स खरीद लिए, सी ने उसके सारे गुड्स खरीद दिया। सी ने सारे गुड्स खरीद लिए, वो जाके अपने गोडाउन में ले जाके उसने सी ने रख दिए, और वहां जाके गुड्स में आग लग गई, ठीक है। अब ए गया कंपनी के पास कि भाई मेरी गुड्स में ऐसे ऐसे आग लग गई, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी पता करेगी, इंश्योरेंस कंपनी पता करेगी तो उसे पता चलेगा कि भाई ए ने तो ऑलरेडी वो सारे गुड्स सी को बेच दिए, और उसने उस गुड्स के जो है पैसे भी ले लिए हैं सी से, ठीक है। सी ने पेमेंट तो करी होगी ना ए से। अब ए ने एक बार सी को गुड्स बेच दिए, उसके बाद उन गुड्स के साथ क्या होता है, उसको ए को उससे क्या लेना देना कि भाई वो सही है नहीं है। अब उसने सी को बेच दिया, उसको उसके गुड्स के पैसे मिल गए, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे वो गुड्स सी के हैं, ए के नहीं है। अगर सी ने उन गुड्स के लिए इंश्योरेंस लिए रखा होगा तो सी को पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन जो गुड्स ऑलरेडी ए बेच चुका है सी को, अब उनमें आग लग रही है, तो उसका पेमेंट ए को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गुड्स को सेल करके उन गुड्स के पैसे वो ऑलरेडी ले चुका है। अब ए का उन गुड्स में कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है इंश्योरेंस के टाइम पे और लॉस के टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए है। लॉस के टाइम पे अगर वो गुड्स आपके हैं, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आपकी बिलोंगिंग्स हैं, आपका वहां पे फंड लगा हुआ है, अभी तक वो आपके ही हैं, तो ही आपको इंश्योरेंस का पैसा
मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंसेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल क्या होता है, हम ऑलरेडी प्रिंसिपल वाली वीडियो में बात कर चुके हैं उसके बारे में। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज, मतलब जो इंश्योरेंस ले रही है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं ए, और जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रही है दैट इज XYZ लिमिटेड कंपनी, इंश्योरर और इंश्योर्ड। XYZ लिमिटेड कंपनी जो इंश्योरर है, इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड जो कि ए है इस केस में, उन दोनों को अपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बता देनी चाहिए, और जो गुड्स के लिए ए अपना जो है इंश्योरेंस ले रहा है उसे अपने गुड्स के बारे में सारी जो है बातें बता देनी चाहिए। सारे के सारे फैक्ट जो है भाई क्या किस तरह की प्रॉपर्टी है, किस तरह का उसका रिस्क है, क्या है, सारी चीजें उसको डिस्क्लोज करनी चाहिए। द इंश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट एंड डिस्क्लोज ऑल फैक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क अटैच। जो भी नेचर की प्रॉपर्टी है जिसके लिए भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसके साथ क्या रिस्क अटैच है, सारी इंफॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज करनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडैमनिटी। इंडैमनिटी प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मतलब जितने का लॉस हुआ है उतने की ही पेमेंट आपको मिलेगी। अगर एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर ए ने 4 लाख रुपए का फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसने अपने 4 लाख के गुड्स का इंश्योरेंस लिया हुआ है, कल को लॉस हो जाता है बिकॉज आग लगने की वजह से, फायर की वजह से उसको लॉस होता है 3 लाख का, तो उसे सिर्फ 3 लाख की पेमेंट ही की जाएगी। इंडेमनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने का लॉस होगा उतनी ही आपको पेमेंट मिलेगी। फिर चाहे आपकी इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस यहाँ पे 4 लाख की और लॉस हो रहा है 3 लाख का, तो आपको 3 लाख रुपए ही मिलेंगे। इंश्योरेंस 4 का मतलब ये नहीं कि आपको 4 लाख रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे। लेकिन सेकेंड केस इंडेमनिटी का हमारा क्या था कि अगर बाई चांस लॉस 6 लाख का हो गया है, जो उसकी गोडाउन में गुड्स है, उसने इंश्योरेंस सिर्फ 4 लाख का लिया हुआ था लेकिन गोडाउन में जो गुड्स थे वो 6 लाख के थे, वो पूरे के पूरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी क्या देखे कि हाँ भी 6 लाख का इसका लॉस हुआ है लेकिन इसने इंश्योरेंस सिर्फ 4 लाख का लिया हुआ है, तो हम सिर्फ जो मैक्सिमम अमाउंट है इंश्योरेंस का उसका पेमेंट ही करेंगे। तो यहाँ पे 2 केसेस हमारे इंडेमनिटी के हमने पढ़े थे। ऐसे ही फायर इंश्योरेंस के केस में इंडेमनिटी पूरा फॉलो किया जाता है। जितना मैक्सिमम अमाउंट जो है चेक करते हैं इंश्योरेंस का, अगर मैक्सिमम अमाउंट से कम का लॉस हुआ है तो उतने की ही पेमेंट की जाएगी जितने का लॉस हुआ है। अगर लॉस ज्यादा का हुआ है तो मैक्सिमम इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है, जैसे कि 4 लाख 6 लाख मैक्स का लॉस हुआ और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे 4 लाख है, तो सिर्फ 4 लाख की ही पेमेंट की जाएगी, उससे ज्यादा की पेमेंट नहीं की जाएगी। In the event of loss, the insured can recover the actual amount of loss or maximum amount of policy whichever is lower but not more than that। जो भी मैंने बोला कि भी लॉस हो रहा है, या तो एक्चुअल अमाउंट जो लॉस का हो रहा है अगर कम है तो वो मिलेगा, या फिर मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योरेंस पॉलिसी का दैट इज 4 लाख उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा। मतलब 6 लाख का लॉस हुआ और 4 लाख की पॉलिसी, तो मतलब ये नहीं कि 6 लाख मिल जाएंगे, उससे ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे जितना मैक्सिमम अमाउंट आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का है। द इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन फायर इज प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज और लॉस। प्रॉक्सिमेट कॉज प्रिंसिपल भी हम पढ़ चुके हैं कि जो मोस्ट डोमिनेंट रीजन रहता है जो है आपका लॉस होने का, डिस्ट्रॉय होने का गुड्स का, मतलब जिस चीज़ का भी आपने इंश्योरेंस लिया है, जो भी डैमेज का या लॉस का जो भी एक मेन डोमिनेंट कॉज होता है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बिहाफ पे जो है इंश्योरेंस पॉलिसी पेमेंट करती है। लाइक कि अगर ए ने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसके गुड्स चोरी हो गए हैं, ठीक है, आग नहीं लगी है उसके गुड्स में, उसके गुड्स चोरी हो गए, थेफ्ट हो गया, ठीक है, चोरी हो गए हैं, तो यहाँ पे फायर इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ली हुई है, तो चोरी के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसे पेमेंट नहीं करेगी। उसने पॉलिसी किसके लिए हुई है? फायर के लिए, तो फायर ही उसका मोस्ट डोमिनेंट रीजन होना चाहिए है, आग लगने का मतलब रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से उसको पेमेंट करी जाएगी। चोरी होने की वजह से या किसी और रीजन की वजह से उसको पेमेंट नहीं की जाएगी। आई होप इसकी आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।